गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाथ डिफेंस एकेडमी पर। और जैसा कि हमारी जो जीएस की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो आज हमारी उसकी नेक्स्ट क्लास है। पिछली क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें जो क्वेश्चंस थे उसमें कुछ क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर्स में जो आ चुके हैं वो क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो उनसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आज भी हम ऐसे ही क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो जो जीएस सब्जेक्ट है जनरल साइंस का, जो सैनिक स्कूल आरएमएस वगैरह के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो हमारा जीएस वाला सेक्शन होता है हमारी रैंक बूस्टर का काम करता है एक तरह से, क्योंकि सभी बच्चे मैथ में रीजनिंग में मेहनत करते हैं काफ़ी, लेकिन जो जीएस में जिसके मार्क्स और मैथ रीजनिंग में लगभग सभी के ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जीएस में कहीं ना कहीं बच्चे मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, उनकी रैंक कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। तो जीएस जो सब्जेक्ट है एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी रैंक बूस्ट करने के लिए। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा रैंक आएगा आपका, चाहे वो मिलिट्री आरएमएस का एग्जाम हो या फिर सैनिक स्कूल का एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सिंपली हम बात करें तो। ठीक है, तो चलते हम करते अपनी क्लास को स्टार्ट, और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर बताना है आपने। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक है, क्योंकि चीजें जो हैं वो समझने वाली हैं। हम चीज़ों को रट लेंगे, कुछ टाइम तक याद रहेंगी, लेकिन अगर हम चीज़ों को समझेंगे, समझ के अपना थोड़ा माइंड यूज करके उसको सॉल्व करेंगे, तो लंबे टाइम तक वो हमारे दिमाग में रहेंगी। हमको बार बार उनको मगअप रटना नहीं पड़ेगा, मगअप नहीं करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है जो हमारा, क्या कहता है देखते हैं। प्लांट्स, क्या क्वेश्चन है? प्लांट्स विद वीक स्टेम्स that cannot stand upright are called। क्वेश्चन बुक क्या बोल रहा है कि ऐसे प्लांट्स जिनका जो स्टेम है, स्टेम जो है, तना है, वो कमजोर है, वीक है, और जो क्या नहीं कर सकते, स्टैंड अपराइट, सीधे खड़े नहीं हो सकते, सीधे खड़े नहीं हो सकते, जिनका वीक स्टेम है और जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ये तो है प्लांट का एरियल पार्ट है, एक सारा का सारा जो है एरियल पार्ट है। एरियल में भी ये जो मेन एक्सेस है प्लांट का, ये क्या है? स्टेम। तो स्टेम के बारे में ही बात कर रहे हैं कि ऐसा प्लांट जिसका जो स्टेम पोर्शन है वीक है, कमजोर है बहुत, और ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता जैसे इस पिक्चर के अंदर खड़ा हुआ है, और ये क्या करेगा, जो अर्थ होगी हमारी उसके साथ साथ रैंक करके चलेगा। तो इस प्लांट को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? तो अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताइए कि क्या कहेंगे ऐसे प्लांट को। ठीक है, पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो है क्लाइंबर्स। अब आपको पता है क्लाइंब से बना है क्लाइंबर्स। दूसरा है क्रीपर्स, तीसरा है श्रब्स, फोर्थ है हर्ब्स। तो अपना आंसर बताइए कि आपके क्या लगता है कि क्या आंसर है इसका। क्वेश्चन को समझना है कि ऐसा प्लांट जिसका स्टेम वीक है और जो स्टैंड अपराइट नहीं कर सकता, मींस सीधा खड़ा नहीं रह सकता, तो जमीन पर रैंक करके चलेगा, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का मतलब है वो क्लाइंब करेगा, मींस चढ़ेगा। तो ऐसे प्लांट वो होते हैं जो किसी सपोर्ट की हेल्प से ऊपर चढ़ते हैं। मान लो ये कोई पोल है, इसकी हेल्प से वो क्या, इसके चारों ओर घूम के ऊपर की तरफ जाएगा, क्लाइंब करेगा। तो ये इसका आंसर नहीं है। श्रब्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनका जो स्टेम है वो क्या नहीं होता, वुडी नहीं होता, उनको हम बोलते हैं हर्ब्स। क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। दूसरा होता है श्रब्स। श्रब्स मतलब झाड़ियां जो प्लांट होती है जिनका जो स्टेम है थोड़ा बहुत वुडी होता है लेकिन पूरा वुडी नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं श्रब्स। ठीक है, एक होते हैं ट्रीज जिनका जो स्टेम है, तना है, वो वुड वाला होता है, जो हमारे आसपास हम ज्यादातर प्लांट देखते हैं, नीम का है,
शीशम का है, ये सारे प्लांट जो हैं वो ट्रीज की फॉर्म में आते हैं। श्रब्स जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, जो हम साज सजावट के लिए लगाते हैं, गार्डन की बाउंड्री पे जो लगा रहता है, उसको हम श्रब्स बोलते हैं। हर्ब्स मतलब बिल्कुल छोटे छोटे, जिनका स्टेम वुडी है नहीं है, उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो बात है इसका जो आंसर है क्वेश्चन का वो है क्रीपर्स। क्या है? क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स मतलब कि वो रैंक करके चलेंगे जमीन पर। और रैंक कर कब चलेंगे? जब वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है ना, अगर इनका स्टेम सपोर्ट कर पाता है इनको तो ये सीधे खड़े हो जाते ना। अब स्टेम सीधा नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसलिए सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए ये जमीन पर रैंक करके चलते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब 7-8 महीने का या 10 महीने का होता है, तो सीधा खड़ा होकर नहीं चलता, वो क्या है, जमीन पर कैसे चलता है? घुटनों के बल चलता है। ठीक है, रैंक करके चलता है। तो उसी तरह से प्लांट हैं, ये भी क्या है, रैंक करके चलते हैं जमीन पर। तो क्यों चलते हैं ऐसा? क्योंकि इनका जो स्टेम होता है वो वीक होता है, इस वजह से रैंक करके चलते हैं। इसलिए जो हमारा आंसर है वो क्या है? क्रीपर्स। उम्मीद है समझ आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, समझने वाला है बस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने देखा हुआ है। ड्यूरिंग रेनी सीजन, कि जब बारिश का मौसम होता है, जो अब आने वाला है 1 महीने बाद, अर्थवर्म्स कम आउट। अर्थवर्म्स जो होते हैं वो कम आउट ऑफ द सॉइल। वो जो केंचुए होते हैं, अर्थवर्म होते हैं, वो जमीन से बाहर निकल के आ जाते हैं। जैसे ही बारिश होती है तो 1-2 बारिश के बाद ही बहुत सारे केंचुए देखने को मिल जाते हैं हमें जमीन के ऊपर। अभी नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे ही बारिश होगी तब दिखेंगे। तो वो जो बाहर आते हैं, अर्थवर्म केंचुआ जो बाहर आते हैं, वो जमीन से बाहर क्यों आते हैं? क्या रीजन है? तो ऑप्शन दे रखा है सर्चिंग फूड, क्या वो फूड को सर्च करने, अपना खाना लेने के लिए ऊपर आते हैं। सेकंड है एक्सक्रीशन, क्या वो एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बाहर आते हैं। थर्ड है रिप्रोडक्शन, क्या वो रिप्रोडक्शन करने के लिए बाहर आते हैं, बच्चे पैदा करने के लिए बाहर आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है रेस्पिरेशन, या वो फिर रेस्पिरेशन सांस लेने या ऑक्सीजन लेने के लिए बाहर आते हैं। ठीक है, तो जैसे ही बारिश होती है तो जमीन के अंदर क्या है, पानी भर जाता है। ठीक है, सॉइल के अंदर क्या है, पानी भर जाएगा। जो सॉइल है वो सॉइल पार्टिकल से मिलकर के बनी है। तो जब ये सूखी होती है, मीन्स पानी नहीं है इसमें, तो क्या होता है, ये जो स्पेस है बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसमें एयर होती है। क्या होती है? एयर होती है। और जैसे ही बारिश आती है, जैसे ही क्या आएगा, बारिश आएगी, तो जो पानी है वो कहां पर चला जाएगा, जमीन में जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, इसके अंदर पानी चला जाएगा, और जो एयर थी उसको रिप्लेस कर देगा, एयर को वहां से हटा देगा। ठीक है, तो बारिश होने से क्या हो गया कि पानी भर गया सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, जो स्पेस खाली था, और उसके अंदर जो एयर थी वो वहां से हट गई। अब क्या है कि सॉइल के अंदर किस चीज की कमी हो गई? एयर की। एयर की मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। वो कौन सी प्रोसेस है? इन चारों में से, इन चारों में से कौन सी प्रोसेस है? रेस्पिरेशन। तो जो हमारे अर्थवर्म होते हैं, केंचुआ होते हैं, वो जमीन से बाहर आ जाते हैं, सॉइल से बाहर आ जाते हैं बारिश के सीजन में। उसका रीजन क्या है कि सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो अगर वो सॉइल के अंदर रहेंगे तो रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, और रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे। इसलिए रेस्पिरेशन के लिए वो जमीन से बाहर आ जाते हैं। क्लियर है? समझ आ गया होगा क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी सिंपल है, आप सभी को पता होगा, बस क्वेश्चन को समझने की बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज रिप्लेनिश्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, कि किस प्रोसेस के द्वारा एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी होती है
पूरी होती है किस प्रोसेस के द्वारा? अब क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ के ऊपर, सभी के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो किस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, किस चीज को ले रहे हैं? ऑक्सीजन को ले रहे हैं सभी, और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं रेस्पिरेशन में। तो सभी ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो एयर के अंदर किस चीज की कमी हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये जो कमी हुई है ऑक्सीजन की, इसको पूरा किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है? जो कमी हुई है उसको पूरा करना, जो कमी हुई है उसको पूरा करना। क्लियर है? तो कौन सी प्रोसेस होती है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब कमी कर रहे हैं ना, यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन को, पूरा थोड़ी कर रहे हैं कमी को, हम तो ऑक्सीजन को ले रहे हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? वाटर साइकिल, अब वाटर साइकिल का ऑक्सीजन से कोई रिलेशन नहीं है। वाटर साइकिल क्या होता है कि जैसे सनलाइट पड़ती है किसी वाटर बॉडी पर जहां पर पानी भरा हुआ है, तो वहां से पानी जो होगा वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में कहां पर चला जाएगा? एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा? एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा। फिर क्या होगा? वहां से वो क्या बनाएगा? क्लाउड बनेंगे। और जब बारिश होगी फिर से पानी कहां पर आ जाएगा? वापस जमीन पर आ जाएगा। ये जो एक्सचेंज है वाटर का, सॉइल मीन्स लैंड और एटमॉस्फेयर के बीच में, ये जो एक्सचेंज होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन का तो कोई रोल है ही नहीं। अब ब्रीथिंग को देखेंगे। ब्रीथिंग का क्या है? सांस लेना ही क्या है? ब्रीथिंग है। तो ब्रीथिंग में हम कौन सी गैस कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं? कौन सी गैस को अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं। तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा है सिर्फ, फोटोसिंथेसिस। और आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है कब होता है, किस टाइम में होगा? डे टाइम में होता है। और किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर। क्लियर है? तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस एयर के अंदर रिलीज करते हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं। और दिन के टाइम में जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं एयर में। तो जो कमी हो रही है ऑक्सीजन की उसको पूरा कर रहे हैं किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए एक पिगमेंट बहुत जरूरी होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए एक पिगमेंट बहुत जरूरी होता है। ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर जरूर देना है भाई। इससे क्या है? रिवीजन होगा आप ही का। इससे क्या है? रिवीजन होगा आप लोगों का। बार बार क्वेश्चन सोचोगे, क्वेश्चन के बारे में चीजें याद रहेंगी। ठीक है? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन है क्वेश्चन एक इसका साइंस का ही है, GS का ही है। इसमें लिखा हुआ है फिश गिल्स प्लांट्स ब्लैंक, कि जो काम फिश गिल्स की हेल्प से करती हैं वो प्लांट्स किसकी हेल्प से करते हैं? ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। अब गिल्स की हेल्प से फिश कौन सी प्रोसेस करती हैं, ये आप हमें बताएंगे कि गिल्स क्या होते हैं। गिल्स क्या होते हैं ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर। ठीक है? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कि जो काम गिल्स की हेल्प से फिश कर रही हैं प्लांट्स किसकी हेल्प से करेंगे। तो ऑप्शंस दे रखे हमारे, रूट कैप है पहला, दूसरा है स्टोमेटा, दूसरा क्या है? स्टोमेटा, तीसरा है फ्लावर टिप, एंड फोर्थ है बड। ठीक है? तो कोई भी जो प्लांट होता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसका रूट्स, एरियल पार्ट होता है स्टेम, ब्रांच, लीव्स, ये उसके एरियल पार्ट होते हैं।
तो लीव्स होता है, जो लीव होगा, क्लियर है। तो रूट कैप क्या होगी, रूट कैप तो रूट में होगी ना, कि रूट की टिप जो होगी ना, रूट का जो टिप होता है उस पर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं, क्लियर है। फ्लावर टिप, अगर फ्लावर कोई आएगा, कोई फ्लावर आया है, फ्लावर बनने से पहले जो उसकी टिप होगी, फ्लावर जब बड़ निकलती है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लावर टिप बोलेंगे। बड़ क्या होती है, आपने देखा होगा जब प्लांट छोटा सा होता है तो जब लीव्स निकलना शुरू होते हैं तो एक गांठ जैसी नोड निकलती है, ठीक है, उसी नोड को हम क्या कहते हैं, बड़ कहते हैं, जब लीव्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टोमेटा। स्टोमेटा कहां पर होते हैं, जो लीव्स होते हैं प्लांट के, लीव्स के सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। जो हमारा लीफ होता है उसके सरफेस पर जो होल्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कि प्लांट्स के अंदर भी गैसेज का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होगा, जो लीव्स के सरफेस पर जो होल्स पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। और फिश के अंदर भी क्या है, गिल्स की हेल्प से क्या होता है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो फिश जो काम गिल्स की हेल्प से कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वही काम हमारे प्लांट्स किसकी हेल्प से कर रहे हैं, स्टोमेटा की हेल्प से कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों। तो स्टोमेटा क्या है, ये जो लीफ होता है उसके सरफेस पर जो स्मॉल टिनी होल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा का काम क्या है प्लांट्स के अंदर, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कि प्लांट्स को भी गैसेज का एक्सचेंज करना होता है, तो वो जो किसकी हेल्प से करते हैं, स्टोमेटा की हेल्प से करते हैं। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड क्लास से बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो आप ही हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। क्या क्वेश्चन है, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू सन, कि जो सन है, सन के चारों ओर क्या है, प्लेनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा, जो तीसरा सबसे नजदीक प्लेनेट है सन के, वो कौन सा है, थर्ड प्लेनेट विच इज नियरेस्ट, मींस तीसरा नजदीक वाला। पहला नहीं पूछा ना ही दूसरा पूछा है, कौन सा पूछा है, थर्ड नंबर का पूछा है। तो आप सभी को पता है, आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब हम देखेंगे कि किसका आंसर करेक्ट है और किसका आंसर रॉन्ग है। क्या वीनस है, क्या अर्थ है, क्या मरकरी है, या मार्स है। चलिए देखते हैं कौन सा है। तो पहला जो प्लेनेट होता है वो कौन सा होता है, मरकरी। दूसरा कौन सा होता है, वीनस। तीसरा कौन सा होता है, अर्थ। और हमें कौन सा पूछा है, थर्ड प्लेनेट ही हमें पूछा है। क्लियर है। तो आंसर क्या है हमारा, अर्थ। मींस अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू सन, कि सन से तीसरा जो सबसे नजदीक वाला प्लेनेट है वो कौन सा है, हमारा अर्थ है। बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप सबने पता है और पढ़ रखा है। तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का। इसका आंसर आप हमें बताओगे अभी कमेंट बॉक्स के अंदर, और कमेंट बॉक्स में ही बताना है आंसर, और सबने बताना है अपना आंसर, ठीक है। इससे आपका ही रिवीजन होगा, तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज,
हम सबको पता है कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर क्या करती है, रिवॉल्व करती है। क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ये सन है, ये अर्थ है, घूमती है। तो जो मूवमेंट है अर्थ की सन के चारों ओर, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो इसमें क्या दे रखा है, रोटेशन दे रखा है, रिवॉल्यूशन, इंक्लिनेशन और सैटेलाइट। क्लियर है? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या रोटेशन है, रिवॉल्यूशन है, इंक्लिनेशन है या सैटेलाइट है? क्लियर है? तो सैटेलाइट क्या होता है, कोई भी जो चीज है जो किसी प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करती है, उसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है? अब सन है, क्या सन प्लेनेट है क्या? तो अर्थ क्या सैटेलाइट है सन का? नहीं, क्योंकि सन क्या है, एक स्टार है। क्लियर है? तो सैटेलाइट कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के, एक नेचुरल हो सकते हैं और एक आर्टिफिशियल। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर नहीं है। इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन का मतलब होता है टिल्ट, झुका हुआ होना। जैसे ये है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनी होती है, रैंप जैसा टाइप का, मीन्स थोड़ा सा जो झुका हुआ है, टिल्ट है, उसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। क्लियर है? रिवॉल्यूशन, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, रिवॉल्यूशन। कि अर्थ की जो मूवमेंट है अराउंड द सन, जो घूमती है अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और अर्थ एक रिवॉल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है, ये आप हमें आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। क्लियर है बच्चों? तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, रिवॉल्यूशन। कि अर्थ की जो मूवमेंट है सन के अराउंड, वो क्या कहलाती है, रिवॉल्यूशन कहलाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हम इसको पढ़ करके आए हैं, पीछे भी यही क्वेश्चन था, अभी रिपीटेड है क्वेश्चन। इन प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है प्लांट के अंदर, वो किसके थ्रू होता है, कि कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन सा ऑर्गन है जिसके हेल्प से प्लांट के अंदर एक्सचेंज होता है गैसेज का। क्लियर है? अभी एक दो क्वेश्चन पहले हमने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है? क्या रूट्स हमें एक्सचेंज क्या रूट्स हेल्प करती हैं प्लांट्स को गैसेज के एक्सचेंज में? ब्रांच, फ्लावर, कौन सा? जो फ्लावर है ये तो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कि फ्लावर की हेल्प से प्लांट के अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होता है। ब्रांच सभी को पता है, स्टेम से जो अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं वो ब्रांचें जिन पर लीव्स होते हैं। रूट्स का काम क्या है, आप सभी को पता है रूट्स का काम क्या है, आप हमें बताएंगे। तो हमने पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो स्टोमेटा वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी हेल्प से गैसेज का एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर। क्लियर है? अभी समझाया हुआ है क्वेश्चन। तो हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसकी हेल्प से होता है, स्टोमेटा की हेल्प से होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, रेडियो वाज डिस्कवर्ड बाय, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम के अंदर ये आ चुका है, शायद सैनिक का था या आरएमएस का जो भी एग्जाम था, लेकिन 100% आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, रेडियो वाज डिस्कवर्ड बाय, कि जो रेडियो है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? आप सभी को पता होगा कि डिस्कवरी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। क्लियर है? तो आप सभी बता सकते हो, बता ही दीजिए। क्लियर है? क्या पहला ऑप्शन दे रखा है रोएंटजन, दूसरा न्यूटन, थॉमस एडिसन और मार्कोनी। ठीक है? रोएंटजन इसका आंसर नहीं है, क्योंकि रोएंटजन ने क्या किया था, उन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की थी, एक्सरेज की डिस्कवरी की थी। कि जो हमारे रोएंटजन साइंटिस्ट थे उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, एक्सरेज की डिस्कवरी की थी। तो ये इसका आंसर क्वेश्चन का नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है,
न्यूटन। न्यूटन जिनके जो सेब का पेड़ था, एप्पल का जो ट्री था, उसके नीचे बैठे थे, सोच रहे थे अपनी जिंदगी के बारे में कि क्या किया जाए, क्योंकि वो भी अपने कैरियर को लेके काफी परेशान थे। तो क्या हुआ, अचानक ही उनके सर पे क्या आकर के गिरा, एक एप्पल, सेब। अब सेब के पेड़ के नीचे बैठेंगे तो सेब ही गिरेगा, नारियल तो गिरने से रहा। तो सेब जैसे ही गिरा तो उनका दिमाग चालू हो गया, मीन्स काम करना शुरू कर दिया, और उन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की, ग्रेविटी की। किस चीज की डिस्कवरी की, ग्रेविटी। और क्या दिया कि लॉज ऑफ मोशन, जब हम मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट करते टाइम, मोशन गति करते टाइम कौन कौन से नियम लगते हैं हमारे ऊपर, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर। तो जो लॉज ऑफ मोशन है वो भी किसने दिए हैं, हमारे न्यूटन साहब ने दिए। क्लियर है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। क्लियर है। थॉमस एडिसन ने क्या किया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर है जी मार्कोनी, कि जो रेडियो है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, जी मार्कोनी ने। क्लियर है, किसने की थी, जी मार्कोनी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सिंपल है, पढ़ा हुआ है आप सभी ने, बस पूछने का तरीका बदल गया है इसमें। ठीक है, कि क्या क्वेश्चन है, विच फ्रूट वी शुड टेक, कि हमें कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, कब, स्कर्वी डिजीज के अंदर। कि जब हमको स्कर्वी डिजीज हो गई है, स्कर्वी डिजीज हमको हो गई है, तो जो हमें कौन सा फ्रूट का इंटेक करना चाहिए, कौन सा फल खाना चाहिए ज्यादा। क्लियर है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि जो स्कर्वी डिजीज है, किस चीज की कमी की वजह से, किस चीज की डेफिशिएंसी की वजह से हमें स्कर्वी डिजीज होती है। तो हमें स्कर्वी डिजीज जो होती है वो हमें किसकी कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाए, विटामिन सी क्या हो जाए, कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें कौन सी डिजीज होगी, स्कर्वी डिजीज हो जाएगी। क्लियर है, तो जो विटामिन सी है इसका साइंटिफिक नेम आप हमें बताओगे। क्लियर है, तो इनमें से कौन सा फ्रूट है जिसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। मीन्स अगर विटामिन सी की कमी हुई है तो विटामिन ए तो हम खाएंगे नहीं, विटामिन सी की कमी पूरा करने के लिए विटामिन सी खाना पड़ेगा। तो जिस फ्रूट के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होगा उसी फूड का अगर इंटेक करेंगे तो विटामिन सी की जो कमी हुई है हमारी बॉडी के अंदर वो नहीं रहेगी। तो कौन सा फ्रूट है इन तीनों में से जिसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। तो जो हमारा आंसर है वो क्या है, मैंगो, ऑरेंज, पपाया या सभी। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है हमारा ऑरेंज। क्या है, ऑरेंज। कि जितने भी खट्टे फल होते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उन सभी के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। इसलिए अगर हमें किसी को भी विटामिन सी की कमी हो जाए तो ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन है, ठीक है, इनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। आंवला है, आंवला बेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। क्लियर है, तो हमें खट्टे फल खाने चाहिए। अब मैंगो के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है, पपाया के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है, ये आप हमें बताइएगा। तो इस जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑरेंज। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, कि जो लाइट ईयर है तो किस चीज की यूनिट है, कि लाइट ईयर के अंदर हम किस चीज को मेजर करते हैं, नापते हैं। क्या लाइट ईयर में टाइम को नापा जाता है, टेम्परेचर को, डिस्टेंस को या मास को, वजन को, दूरी को, टेम्परेचर को या समय को। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो हमारा लाइट ईयर है वो क्या है, कि लाइट के द्वारा एक साल के अंदर जो दूरी तय की गई है, डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, उसको 1 लाइट ईयर बोलेंगे।
तो 1 लाइट ईयर में किस चीज को मेजर कर रहे हैं? डिस्टेंस को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का वो क्या है? लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। डिस्टेंस को मेजर किया जाता है किसमें? लाइट ईयर में। लेकिन कौन सी डिस्टेंस? कि मैं कहीं पर जा रहा हूं तो मेरी डिस्टेंस मैंने जो ट्रेवल की है, क्या उसको हम लाइट ईयर में लिखेंगे कि 2 लाइट ईयर या 3 लाइट ईयर? नहीं, उसको हम किस में लिखते हैं? किलोमीटर में। लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं या एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है लाइट ईयर। क्लियर है? कि जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, स्टार्स की दूरी, किसी प्लेनेट की दूरी, उसको हम मेजर करते हैं किसमें? लाइट ईयर में। क्लियर है? तो ये किसकी यूनिट है? लाइट ईयर डिस्टेंस की। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। ये हम मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम के अंदर। टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड के अंदर। और टेम्परेचर को, टेम्परेचर की यूनिट्स आप हमें बताइए कि टेम्परेचर की यूनिट्स कौन कौन सी हैं। जितनी भी यूनिट्स आपको पता है टेम्परेचर को जिसमें लिखा जाता है वो आप हमें बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स इज नोन एज। कि जो पानी है, वाटर है, उसका किस में बदल जाना? वाटर के वेपर्स में, भाप के अंदर बदल जाना क्या कहलाता है? ये लिक्विड पानी भरा हुआ है किसी गिलास के अंदर या कोई भी बर्तन है उसके अंदर ये पानी भरा हुआ है, इस पर सनलाइट पड़े या कोई भी एनर्जी इसको मिल रही है, तो इसका जो पानी है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एयर के अंदर चला जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कभी देखना कि आप अपने टेरेस पर, छत पर जाकर के किसी भी बर्तन के अंदर पानी को भर के रख देना, ठीक है, और 2-4 दिन बाद जाकर के देखना, या तो पूरा ही पानी खत्म हो जाएगा क्योंकि गर्मी काफी पड़ रही है फिलहाल, तो पूरा ही पानी खत्म हो जाएगा, या फिर पानी का जो भरा था वो कम हो जाएगा। तो क्या रीजन है? ऐसा क्या होगा कि कोई आकर के पी गया है पानी? मान लेते हैं कोई भी पानी पी करके नहीं गया है, फिर भी पानी कम हो जाएगा। तो उसका रीजन क्या है? कि जो पानी भरा हुआ है वो सनलाइट की एनर्जी लेकर के वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे ट्रांसपायरेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन या प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है? ट्रांसपायरेशन नहीं है, इवेपोरेशन है। क्या है? इवेपोरेशन इज द करेक्ट आंसर। कि जो पानी का कन्वर्जन है, कोई भी पानी किसी भी जगह भरा हुआ है, उसके सरफेस से जो पानी है, वाटर है, वो जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन ट्रांसपायरेशन क्या है? कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर का कन्वर्जन है, वाटर का लॉस है, किस फॉर्म में? वाटर वेपर्स की फॉर्म में। कहां से? प्लांट के सरफेस से, लीव्स के सरफेस से, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, अब कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन क्या है? कि जो वाटर वेपर्स हैं, मान लो जो वाटर वेपर्स हैं, अगर वो वापस ठंडा कर दिया जाए उनको, और वो फिर से किस में? लिक्विड फेज में आ जाएं, पानी की फॉर्म में बदल जाएं, तो हम उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोला जाता है? कंडेंसेशन। और लास्ट में सबसे दे रखा है प्रेसिपिटेशन। कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो जो वाटर साइकिल हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो जब बारिश, वाटर आता है अर्थ के ऊपर किसी भी फॉर्म में, बादलों से, एयर, एटमॉस्फेयर से, जब पानी अर्थ लैंड पर आता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रेन की फॉर्म में आए, ठीक है, आइस की फॉर्म में आए, बर्फ गिरने लगे, तो वो क्या कहलाता है? वो कहते हैं हम उसको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। क्लियर है बच्चों?
तो आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, एयर का जो प्रेशर है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करते हैं, नापते हैं, ठीक है। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम मेजर करते हैं, नापते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है एनीमोमीटर, सेकंड बैरोमीटर, थर्ड हाइग्रोमीटर, फोर्थ नन ऑफ दीज। क्लियर है? तो आप अपना आंसर हमें बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बैरोमीटर। कि जो हमारा बैरोमीटर होता है उसकी हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, नापते हैं। तो एनीमोमीटर क्या काम करता है, जो हमारा एनीमोमीटर है वो क्या काम करता है, वो जो हमारा एयर स्पीड, जो विंड होती है उसकी स्पीड को मेजर करता है। किसको मेजर करेगा? स्पीड ऑफ विंड। हाइग्रोमीटर क्या काम करता है, आपने पढ़ा हुआ है, बार बार रिवाइज किया हुआ होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि जो हमारा हाइग्रोमीटर होता है वो किस चीज को मेजर करता है। तो इस जो क्वेश्चन है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी हेल्प से मेजर करते हैं, तो हमारा आंसर क्या है? बैरोमीटर। क्या है? बैरोमीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द गैस इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एयर, कि जो हमारी एयर है, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, अलग अलग गैसेस पाई जाती हैं, सभी गैसेस के मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं? एयर बोल रहे हैं। तो एयर के अंदर कौन सी गैस है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसका अमाउंट या जिसका परसेंटेज, जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा है एयर के अंदर, वो गैस कौन सी है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या है, कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो मैक्सिमम अमाउंट में, उसका जो परसेंटेज है, उसकी जो मात्रा है एयर में, सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और इसका परसेंटेज कितना है? 78%। कि अगर एयर टोटल 100% है तो उसमें से 78% कौन है? हमारी नाइट्रोजन है। क्लियर है? उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर देना है, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या होगा, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लियर है? समझ आ गया होगा क्वेश्चन कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है एयर के अंदर। तो हमारा आंसर क्या है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। जो हमारे किसान होते हैं, तो किसानों का जो मित्र किस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं? किसको हम फार्मर्स फ्रेंड, किसानों का मित्र कहते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? बैक्टीरिया, अर्थवर्म, फंगस या एल्गी। इन चारों में से किसको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है? फ्रेंड कौन होता है? जो कोई ना कोई प्रॉफिट दे, मीन्स कोई ना कोई हमारे लिए अच्छा काम करेगा, वो हमारा फ्रेंड कहलाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिससे फार्मर्स को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है? तभी हम उसको क्या कहते हैं? फार्मर्स का फ्रेंड कहते हैं। तो क्या बैक्टीरिया है, अर्थवर्म है, फंगस है या एल्गी है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? अर्थवर्म। कि जो अर्थवर्म है उसी को हम फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। क्या है? केंचुआ। क्योंकि ये जो हमारी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, जिसमें क्रॉप्स ग्रो करते हैं, हम फसल उगाते हैं, तो उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति है, उसको ये बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। कौन? अर्थवर्म। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। क्लियर है? तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसा है? रिपीटेड क्वेश्चन है।
क्या है क्वेश्चन, विच इज नॉट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, कि कौन सा वेस्ट ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। अब क्वेश्चन करने से पहले ये पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज जो डिकम्पोज हो जाती है, अपने आप ही क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिग्रेडेबल। ये है बायोडिग्रेडेबल, मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा जिसका डिकम्पोजिशन किया जा सके, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो इनमें से कौन सा वेस्ट मटेरियल या कौन सा वेस्ट ऐसा है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, कौन सा जो बायोडिग्रेडेबल क्या है, नहीं है। तो सबसे पहला है वेजिटेबल पील्स, दूसरा है डंग, तीसरा है लीव्स, फोर्थ है प्लास्टिक। क्लियर है। तो वेजिटेबल पील्स क्या होते हैं कि घरों में जो भी हम सब्जियां लेकर के आते हैं उसको छीलते हैं, छीलने के बाद जो छिलके होते हैं उनको हम बोलते हैं वेजिटेबल पील्स। ठीक है। तो हम कहीं पे भी डाल देंगे तो उनका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, वो गल सड़ जाएंगे और जमीन में मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है। उसके बाद है डंग। डंग क्या होता है, गोबर, जो वेस्ट मटेरियल है कैटल्स का, बफेलो का, गोट वगैरह का, उसको हम क्या बोलते हैं, डंग बोलते हैं, गोबर बोलते हैं। तो जो गोबर है अगर उसको हमने किसी गड्ढे के अंदर डाल करके छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए तो उसका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खाद के अंदर बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, खाद में बदल जाएगा। तो जो हमारा डंग होता है, गोबर होता है, ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, लीव्स। तीसरा क्या है, लीव्स, कि जब पत्ते झड़ जाते हैं, जो हमारे पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, लीव्स गिर जाते हैं प्लांट से अलग, तो नीचे पड़ जाते हैं जमीन में, तो वो क्या डिकम्पोज हो जाते हैं। उनका डिकम्पोजिशन होता है या नहीं होता। तो वो जो हमारे लीव्स हैं उनका भी डिकम्पोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, वे भी माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये जो तीनों हैं, पहले तीनों ऑप्शंस हैं, ये तीनों बायोडिग्रेडेबल हैं। केवल एक ही ऑप्शन है जो बचा है, प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, उसका माइक्रोब्स के द्वारा क्या नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होता है। इसीलिए बार बार जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, वो क्या करती है कि जो प्लास्टिक है उसको बैन करने की कोशिश करती है। और हमको क्या अवेयर करती है, हमको क्या बताती है कि जो प्लास्टिक है उसका यूज कम से कम किया जाए, क्योंकि जो प्लास्टिक है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। हम इसको जमीन के अंदर डाल देंगे, जमीन पर डाल देंगे, तो काफी लंबे टाइम बाद भी हमें ऐसा का ऐसा ही ये मिल जाता है। क्यों, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन नहीं होता, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। और इससे क्या हो जाएगा, फिर पॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। इसलिए प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको ऐसे ही नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, सॉइल पॉल्यूशन करता है। ठीक है, चलते अपना नेक्स्ट। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। 15 क्वेश्चंस थे, 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जो क्लासेज हैं। हम इसमें लगभग 500 जीएस के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरएमएस के लिए। क्लियर है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, यहीं पे हम अपना ऑफ करते हैं। अगर क्लास या क्वेश्चंस अच्छे लगे हों आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। क्लियर है। थैंक यू।